नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस? इन चारों एलिमेंट्स में से किसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम है? पीरियोडिक टेबल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम इसके क्वेश्चन होने नहीं पाएगा आप लोग से। तो पहले पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। इसमें पीरियड 2 का कुछ एलिमेंट का नाम दिया हुआ है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगर ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल आपको याद होगा नोट्स में, जैसे मैंने बोला था, लेफ्ट से राइट जाने में एटॉमिक रेडियस घटते जाता है। क्यों? क्योंकि अगर लेफ्ट से राइट आप जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बढ़ता है, पर एक प्रोटॉन का जो इंक्रीज होता है एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है और साइज श्रिंक हो जाता है। तो इसमें सबसे छोटा रेडियस किसका हो जाएगा? नियॉन का। आंसर इज नियॉन। नेक्स्ट, Which group elements are known as alkaline earth metals? पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं? तो पीरियोडिक टेबल एक बार देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 1 है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वाला ये ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स बोलते हैं और ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। दोनों में एल्कली लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो ऑक्साइड बनता है, इन दोनों ग्रुप का जो ऑक्साइड बनता है, दोनों वाटर में सोल्यूबल होता है, और मेटल का ऑक्साइड बेस होता है, और वो बेस जो वाटर में सोल्यूबल होता है उसे एल्कली बोलते हैं। इसीलिए दोनों के नाम में एल्कली जुड़ा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप 2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग अ पीरियड इज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है? सबसे पहले इधर पे ये जान लेते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। एक एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसमें कुछ एनर्जी देना पड़ता है। तो वो जितना भी एनर्जी हम लोग देते हैं उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। मेटल्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होता है, क्योंकि वो लोग तो चाहते ही है कि अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें। पर नॉन मेटल्स क्या होता है, वो लोग इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। इसीलिए लेफ्ट से राइट जब हम पीरियड में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ते जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। यही अगर हम लोग ग्रुप में देखें, ग्रुप में क्या होगा, एक ग्रुप में जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे एक एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होते जाता है एटम्स में, और जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस से दूर होते जाता है। तो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पे पकड़ और कमजोर होते जाता है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड रहता है और आराम से एटम से बाहर निकल जाता है। एक ग्रुप में अगर हम लोग ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? घटेगा। पीरियड में बढ़ेगा और ग्रुप में घटेगा। नेक्स्ट, ट्रायड मॉडल वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट। जो ट्रायड मॉडल है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो ट्रायड मॉडल था डुबेरिनर का। ट्रायड मॉडल में इन्होंने क्या किया था, 3 एलिमेंट को पकड़ा था अकॉर्डिंग टू इट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और पहला और तीसरा का जो एवरेज एटॉमिक मास था उन्होंने क्या नोटिस किया कि दूसरे का अप्रोक्सीमेट वैल्यू के आसपास आ रहा है। पर डुबेरिनर ने बस 3 ही ऐसा ट्रायड बनाने पाया था, इसीलिए इनका मॉडल फेल हो जाता है। अगर पूछे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसका आंसर हो जाएगा न्यूलैंड, या सारेगामा पा मॉडल किसका था, ये भी हो जाएगा न्यूलैंड का। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। इन चारों एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक रेडियस का डिक्रीजिंग क्रम में सजाना है। मतलब जो जिसका एटॉमिक रेडियस बड़ा रहेगा वो पहले, और जिसका एटॉमिक रेडियस छोटा रहेगा वो बाद में। सबसे पहले ये देख लेते हैं चारों एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कितना है। मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15। यानी कि ये एक ही ग्रुप में मिलेंगे। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो मैग्नीशियम यहाँ पे है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से
एटमिक रेडियस जो होता है घटता है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा मैग्नीशियम, फिर होगा एल्यूमिनियम, फिर होगा सिलिकॉन, फिर होगा फॉस्फोरस। आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ which states that properties of elements are periodic functions of their atomic numbers was given by। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसे किसने दिया था, तो इसे दिया था मोजले ने 1913 में। याद रखिएगा, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटमिक नंबर सजाया गया है, और मेंडेलीव ने सारे एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटमिक मास सजाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोजले। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन विल फॉर्म ए बेसिक ऑक्साइड। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वो है जो कि एक बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। इसे जानने से पहले आपको ये पता रहना चाहिए, एक मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाता है, मतलब एक मेटल ऑक्साइड हमेशा बेस होता है। तो इनमें से मेटल कौन सा है, तो मेटल होने के लिए आउटर शेल में उसका 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। मतलब पहला वाला 282, ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। मैग्नीशियम क्या बनाएगा, एक बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, और इसका जो ऑक्साइड रहेगा वो एल्कलाइन भी रहेगा, मतलब वो वाटर सोल्यूबल भी होगा, क्योंकि ये ग्रुप 2 में रहता है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सारे ऑक्साइड्स एल्कलाइन भी रहेंगे। एल्कलाइन मतलब वो सारे बेस जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल व्हाट हैपेंस टू द मेटेलिक कैरेक्टर। लेफ्ट टू राइट जाने में पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, एक एलिमेंट कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, उसी को मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो अगर पीरियोडिक टेबल देखें हम लोग, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में सारे मेटल्स हैं और राइट में नॉन मेटल्स आते हैं। अगर पीरियड 2 को पकड़े हम लोग, इधर पे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है। लिथियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट कर देगा। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, वो भी डोनेट कर देता है। बोरोन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ये भी डोनेट कर देता है। कार्बन क्या करता है, डोनेट नहीं करता है, ना ही एक्सेप्ट करता है, ये शेयरिंग करता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसको हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड जब पढ़ेंगे उधर पे पढ़ना है इसको। नाइट्रोजन से क्या स्टार्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट होता था पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में, और इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में। तो पीरियड में क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने से घटते जाएगा, मतलब डिक्रीजेस। विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज ऑफ अ मेटल। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एक मेटल का है। तो मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होने के लिए मैंने क्या बताया था, आउटर शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन ये मेटल है, इसका 2 है ये भी मेटल है, इसका 1 है ये भी मेटल है, हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप। एक ग्रुप में एलिमेंट्स का वैलेंसी जो होता है क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, या सेम रहता है, या इंक्रीज होता है, बाद में डिक्रीज होता है। याद रखिएगा, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी सेम होता है। अगर पीरियोडिक टेबल हम देखें और ग्रुप 1 को देखें, इसमें लिथियम से बढ़ते जाएंगे, अगर लिथियम फिर सोडियम। लिथियम का आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, सोडियम का भी 1 ही रहता है, पोटेशियम का भी 1 रहता है। बस एक एक करके शेल इंक्रीज होता है, पर आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन बस 1 ही रहता है। तो इनका वैलेंसी भी क्या होगा, सेम रहेगा, remains the same। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, what will be the formula for the oxide of group 3 elements। ग्रुप 3 एलिमेंट्स होते हैं जो, वो कैसा ऑक्साइड बनाएंगे। अगर पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ग्रुप 3 कहां पे है, ग्रुप 3 ये है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये वाला ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 का वैलेंसी कितना होता है, 3, और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2। दोनों एटम, और जब एक कंपाउंड बनता है तो वैलेंसी क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ये ग्रुप 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर एल्यूमिनियम को पकड़े हम, तो ये अपना 3 वैलेंसी जो है ऑक्सीजन को दे देगा, और ऑक्सीजन अपना 2 वैलेंसी एल्यूमिनियम को दे देगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, Al2O3।
Al2, 2 मतलब ऑक्सीजन का 2 और O3 मतलब एल्यूमिनियम का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा R2O3। अरे यही अगर ग्रुप 2 में पूछे इन सारे एलिमेंट्स का कैसा ऑक्साइड होगा, तो ग्रुप 2 का वैलेंसी कितना होता है 2, ऑक्सीजन का भी 2, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अगर बेरिलियम को हम पकड़े, बेरिलियम का ऑक्साइड कैसा होगा, तो BeO होगा, बेरिलियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का कैसा होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, MgO होगा। अगर कार्बन वाला ग्रुप को पकड़े हम लोग, तो कार्बन होता है टेट्रावेलेंट, मतलब ये जो ग्रुप है इसका वैलेंसी कितना है 4 है और ऑक्सीजन का 2 है। तो ऑक्सीजन ये वाला ग्रुप का वैलेंसी कितना है 4 है और ऑक्सीजन का 2 है, तो कट के कितना हो जाएगा 2:1। तो ऑक्सीजन का 1 हो गया और ये ग्रुप का 2 हो गया। तो कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनाएगा CO2, 2 कार्बन वाला 2 ऑक्सीजन में चला जाएगा और ऑक्सीजन का 1 कार्बन में आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। अगर एक पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो एलिमेंट्स का वैलेंसी में क्या फर्क पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं एक बार। लेफ्ट टू राइट जाने में अगर पीरियड 2 को पकड़ते हैं हम लोग, लिथियम का वैलेंसी कितना होगा 1, बेरिलियम का कितना होगा 2, फिर बोरोन का कितना होता है वैलेंसी 3 होता है, कार्बन का कितना होता है 4 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 3 होगा। अब देखिए घटना स्टार्ट हो जाएगा, 1 से लेके 4 तक बढ़ा, फिर 4 से लेके 3, 2, 1 करके घटते जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जनक किसे बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है मेंडलीव को। हालांकि बनाया इसे मोजले ने, पर इसका जो नींव था उसे मेंडलीव ने रखा था, इसीलिए मेंडलीव का नाम आता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एटॉमिक नंबर ऑफ एन इनर्ट गैस। इनमें से कौन सा एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस का नहीं है। इसे आप मेमोराइज भी कर सकते हैं। इनर्ट गैसेस का एटॉमिक नंबर जो होता है वो है 2, 10, 18, 36, 54 और 86। ये बढ़ता कैसे है, सबसे पहले तो 2 आएगा, 2 के बाद फिर 8 बढ़ेगा, फिर 8 बढ़ेगा, फिर 18 बढ़ेगा, फिर 18 बढ़ेगा, फिर 32 बढ़ेगा, फिर 32 बढ़ेगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32 periods does the Mendeleev periodic table have। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप्स और पीरियड्स था, तो ग्रुप्स था 8 और पीरियड था 7। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आप मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें बस 6 ही पीरियड दिखेगा, क्योंकि 7वां पीरियड जो था वो इनकम्प्लीट था। तो याद रखिएगा आंसर इसका होगा 7। नेक्स्ट, चैल्कोजेंस आर रिलेटेड टू ग्रुप नंबर। चैल्कोजेंस कौन से ग्रुप के एलिमेंट को बोला जाता है, तो चैल्कोजेंस बोला जाता है ग्रुप 16 एलिमेंट को। ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप आता है उसको चैल्कोजेंस बोलते हैं हम लोग। ग्रुप 15 को निक्टोजेंस बोला जाता है, ग्रुप 17 को हेलोजेंस बोला जाता है, ग्रुप 18 इनर्ट गैस का है, ग्रुप 1 को बोला जाता है एल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इनमें से किसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है उसी को ही आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। मैग्नीशियम एक मेटल है जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो ही रहेगा। फिर सोडियम एक मेटल है, ये इसका भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो रहेगा। सल्फर एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो सल्फर में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अच्छा खासा एनर्जी देना पड़ेगा, ये आंसर हो सकता है। और एक क्या है, आर्गन जैसा कि पता है एक इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस पूरा तरह से स्टेबल रहते हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल का काम है क्योंकि ये पूरे तरह से स्टेबल है। तो आर्गन का क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू याद रखने का जरूरत नहीं है, बस ऐसा आपको ऑप्शन देगा जिसमें से आप एलिमिनेट करके आराम से कर सकते। नेक्स्ट, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज गिवन बाय व्हिच साइंटिस्ट। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था न्यूलैंड ने। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोले या सारेगामा पा मॉडल बोले, ये न्यूलैंड का था। और डोवेरिनर का कौन सा मॉडल था, ट्रायड मॉडल था। नेक्स्ट, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड, ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है,
जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोई बॉन्ड बनाते हैं उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2Cl2 जो बॉन्ड बनाता है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और ये दोनों का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे Cl2 का आप एग्जांपल ले लीजिए, Cl2 जो बॉन्ड बनाता है इसका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है बिल्कुल बीच में रहता है, क्योंकि दोनों एटम जो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं वो सेम है। पर यही अगर HCl अगर बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन क्लोराइड, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्लोरीन के ज्यादा क्लोज चला जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है। यही प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो है फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछे किसका है तो वो क्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following elements will share the same group in the periodic table? इनमें से कौन सा एलिमेंट सेम ग्रुप शेयर करेंगे? लिथियम, सोडियम, फास्फोरस। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। सेम ग्रुप शेयर करने के लिए उनका जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन ही रहना चाहिए। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2 1। सोडियम का 2 8 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। फास्फोरस का कितना होता है? 15, तो इसका हो जाएगा 2 8 5, तो ये नहीं होगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? लिथियम, क्लोरीन, फ्लोरीन। लिथियम का 2 और 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17, मतलब 2 8 7, तो ये भी नहीं होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन। फ्लोरीन का कितना है एटॉमिक नंबर? 9, मतलब 2 और 7। क्लोरीन का कितना है? 17, मतलब 2 8 7। नियॉन एक इनर्ट गैस है और इसका एटॉमिक नंबर है 10, 2 और 8, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट वाला। एक बार चेक कर लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3, मतलब 2 1। सोडियम का 11, 2 8 1। पोटेशियम का 19, मतलब 2 8 8 1। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एका एल्यूमिनियम, एन एलिमेंट प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव, इज नाउ नोन एज। पीरियोडिक टेबल बनाते टाइम मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दिया था जिसका डिस्कवरी नहीं हो पाया था। उसमें एक एलिमेंट का नाम था एका एल्यूमिनियम। तो ये एका एल्यूमिनियम का जब डिस्कवरी हुआ तो इसका नाम क्या हुआ? तो इसका नाम हुआ गैलियम। देखिए लास्ट में यूएम करके, इससे करके आप रिलेट कर सकते हैं। तो एका एल्यूमिनियम का नाम क्या हो जाएगा? गैलियम। और भी कुछ एलिमेंट्स थे जिसका मेंडलीव ने प्रेडिक्शन किया था। एका सिलिकन का जब डिस्कवरी हुआ तो इसका नाम हुआ जर्मेनियम। एका बोरोन, इसका जब डिस्कवरी हुआ उसका नाम हुआ स्कैंडियम। नेक्स्ट, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू पीरियड 2 एंड ग्रुप 17, नेम द एलिमेंट। एक ऐसा एलिमेंट जो पीरियड 2 में है और ग्रुप 17 में है। ग्रुप 17 पता है हमें, ग्रुप 17 है हेलोजेंस का। हेलोजन स्टार्ट होता है फ्लोरीन से, फ्लोरीन फिर आता है क्लोरीन। फ्लोरीन पहला पीरियड का हो जाएगा, दूसरा पीरियड में क्या आ जाएगा? क्लोरीन, मतलब पीरियड 2 ग्रुप 17 का नाम क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द 5th पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 5th पीरियड में कितना एलिमेंट है? एलिमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन द पीरियड वो इस प्रकार है, पहले 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। तो 5वां पीरियड में कितना हो जा रहा है? 18। इसका आंसर हो जाएगा 18। आप इधर देख सकते हैं, फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड में 8, ऐसे 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट मेटालिक। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा? मेटेलिक बोलने से क्या मतलब है? वो एलिमेंट कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, डोनेट कर देता है। पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? घटते जाता है, क्योंकि मेटल से हम लोग नॉन मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जगह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। यही अगर हम लोग ग्रुप में जाएं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में एक एक करके शेल ऐड होते जाता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाता है, और इलेक्ट्रॉन जितना ही न्यूक्लियस से दूर होगा उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कम होते जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने में क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है। ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है सब। ग्रुप 1 में सबसे पहला आता है लिथियम, फिर आता है ये सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर आता है रुबिडियम, फिर आता है सीजियम, फिर लास्ट में आता है फ्रांशियम। फ्रांशियम है नहीं, तो सबसे मेटेलिक कौन सा हो जाएगा? सीजियम, नीचे वाला सबसे।
विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द फॉलोइंग गिवन पीरियड। इन चारों एलिमेंट्स में से किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, जब एक एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो या तो एनर्जी रिलीज होगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। यही चेंज इन एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। सिंपल वर्ड में बोले तो एक एटम कितने आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को अपने में ऐड कर ले, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ता है, क्योंकि जितना हम लोग पीरियोडिक टेबल के राइट में जाएंगे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जगह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं इजिली। तो इसीलिए इन चारों एलिमेंट्स में से जो सबसे राइट में होगा पीरियोडिक टेबल का वो आंसर हो जाएगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, फिर आता है नाइट्रोजन 7, फिर आता है ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन है 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्लोरीन। पर अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में पूछा जाए कौन सा एलिमेंट का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो वो होगा फ्लोरीन। उसका फ्लोरीन आंसर नहीं होगा, उसका आंसर होगा क्लोरीन। नेक्स्ट, ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स को बोला जाता है हेलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला जो ग्रुप। विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स कंप्राइजेस इनर्ट गैसेस। इनमें से कौन सा ग्रुप इनर्ट गैसेस का है। इनर्ट गैसेस का ग्रुप है ग्रुप नंबर 18, सबसे लास्ट जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है और 7 पीरियड, तो 18 नंबर ग्रुप जो है वो इनर्ट गैसेस का है। What happens when an electron is added to the valence shell of an atom? जब किसी एटम के वैलेंस शेल यानी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं हम लोग तो क्या होता है। तो इसमें दो चीज हो सकता है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, या तो एनर्जी रिलीज होगा यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग माइनस का साइन देते हैं और एंडोथर्मिक में हम लोग प्लस का साइन देते हैं। जब भी हम लोग एक इलेक्ट्रॉन मेटल्स में ऐड करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और नॉन मेटल्स में करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एनर्जी में बी एब्जॉर्ब। इसका आंसर गलत दिया हुआ है, कुछ भी टिक मार देते हैं। इसको वेबसाइट पे मैं ठीक कर दूंगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ सेमीकंडक्टर और मेटलॉइड यूज्ड इन सोलर सेल्स। इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर है जो कि सोलर सेल में यूज होता है। तो सोलर सेल में मैक्सिमम यूज होता है सिलिकॉन का, और सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने वाला सेकेंड एबंडेंट एलिमेंट है। सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर आता है सिलिकॉन, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। अगर पूछा जाए कौन सा मेटल सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे तो वो एल्यूमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं लैंथेनाइट सीरीज कंप्राइजेस एलिमेंट्स फ्रॉम। लैंथेनाइट सीरीज कहां से कहां तक के एलिमेंट को बोला जाता है। तो लैंथेनाइट सीरीज बोलते हैं हम लोग 57 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स को। एक बार पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। तो ये है लैंथेनाइट सीरीज, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ये दोनों स्टार्ट होता है लैंथेनम से, सीरियम, प्रोसिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम ऐसे करके ल्यूटेशियम तक चलता है। अगर एक्टिनाइट सीरीज पूछता तो 89 से लेके 103 तक। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Al+3। एल्यूमिनियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनमें से कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, 8 और 3। और Al+3 मत बोलने का मतलब क्या होता है कि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो बाहर का जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो गायब हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 और 8। जब भी कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो वो कैटायन बन जाता है, और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो एनायन बन जाता है, मतलब नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो छोड़ेगा उतना प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम के केस में ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, मतलब उसके अंदर यानी इसके अंदर 3 प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो इसीलिए +3 चार्ज लिखा जाता है। वैसे ही एनायन के केस में वो लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो सेम ही रहता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए माइनस चार्ज रहता है एनायंस में। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक साइज एज वी गो डाउन द ग्रुप। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने में एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ता है। अगर एक ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे जाते टाइम
एक एक करके एक्स्ट्रा शेल ऐड होते जाता है एटम्स में, इसीलिए इनका एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। पर अगर आप पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट, उसमें क्या होगा, शेल नहीं बढ़ता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बढ़ता है बस। और एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है, इसीलिए एटम का साइज श्रिंक हो जाता है। तो पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, घटेगा, और ग्रुप में कमेगा ऊपर से नीचे जाने में। नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम इज, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा। आप पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले एटलीस्ट 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जरूर याद कर ले, ये बहुत काम आएगा आपको केमिस्ट्री पढ़ते टाइम। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 22। फिर आता है वेनेडियम 23, फिर आता है क्रोमियम 24, इसका आंसर होगा 21। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इनमें से किसका सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा। जैसा कि मैंने बोला, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी खर्च होता है उसी को ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी का खर्च होगा। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 8 2। इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कम एनर्जी खर्च होगा क्योंकि मेटल्स आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा IE1 के बाद, तो मैग्नीशियम का IE2 कम होगा। नेक्स्ट, सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 8 1 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसका IE1 आराम से हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी का खर्च नहीं होगा, पर IE1 के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 और 8, और ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि बाहरी शेल में इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद फिर IE2 में इसका मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेकंड में इसका बहुत एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेबल हो चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। और ये दोनों भी देख लेते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 2 8 8 2, तो इसमें भी मैग्नीशियम के केस वाला होगा। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 2 8 3 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 13। इसमें क्या होगा, पहला IE1 आराम से हो जाएगा, दूसरा भी आराम से हो जाएगा, तीसरा भी आराम से हो जाएगा, तीसरा के बाद ये स्टेबल हो रहा है क्योंकि, तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी IE2 किसमें खर्च हो रहा है, सोडियम में, तो आंसर हो जाएगा सोडियम। ये एक्सप्लेनेशन है सारे क्वेश्चंस का। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है हमारे वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 3 विल शो सिमिलर प्रॉपर्टी विथ, एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 3 है वो किसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। 3 है यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 और 1। ऐसा एलिमेंट इधर से खोजना है जिसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो। फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना 15 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 2 8 5, यानी ये नहीं होगा। सल्फर का 16 यानी 2 8 6, ये भी नहीं होगा। एल्यूमिनियम मतलब 13, 2 8 3, ये भी नहीं होगा। सोडियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो ये शो करेगा सोडियम के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था ये MCQ सेट का। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन सेट आपको अच्छा लगा हो। इसे आप हमारे वेबसाइट पे जाकर भी पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।